MotoGP में हजारों चीजें होती हैं जो पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सब कुछ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक तुम MotoGP स्पोर्ट के एकदम प्रो बन जाओगे। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले मैं तुम्हें बाइक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही MotoGP का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन तुम सिंपल शोरूम से जाके एक रोड बाइक खरीद के थोड़ा ट्वीक करके MotoGP में रेस नहीं कर सकते। ये मशीन्स एकदम ग्राउंड से लेके टॉप तक स्पेशली बनाई जाती है और इन्हें प्रोटोटाइप्स कहा जाता है। मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि इनकी कॉस्ट कितनी होती है, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि इन बाइक्स को कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ताकि रेसिंग जितनी हो सके उतनी क्लोज रहे। उन रेगुलेशंस में से एक है इंजन स्पेसिफिकेशन। हर टीम को एक ऐसा इंजन बनाना पड़ता है जो 4 स्ट्रोक और नेचुरली एस्पिरेटेड हो। इसके अलावा टीम्स अपने इंजन डिजाइन करने के लिए फ्री है। मैक्सिमम इंजन साइज 1000 सीसी तक हो सकता है और मैक्सिमम बोर्ड साइज 81 mm। बोर्ड बेसिकली पिस्टन के साइज को रिप्रेजेंट करता है। टीम्स अपने इंजन कॉन्फ़िगरेशन खुद चूज कर सकती हैं। अभी ग्रिड पर यामाहा को छोड़कर बाकी सारी टीम्स V4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन यूज करती है, जबकि यामाहा अब भी ट्रेडिशनल इनलाइन 4 चलाता है। पावर का कोई लिमिट नहीं होता। टीम्स का मेन गोल होता है सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट इंजन बनाना। अब हमें इंजन स्पेक्स का आइडिया है, पर कुछ और रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हर टीम को सीजन स्टार्ट होने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा इंजन स्पेक पूरे सीजन के लिए यूज करेगी। एक बार डिक्लेयर करने के बाद उस स्पेक को बदला नहीं जा सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही टीम के दोनों राइडर्स को एक ही इंजन स्पेसिफिकेशन पूरे सीजन के लिए यूज करनी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर राइडर के पास पूरे सीजन में सिर्फ 7 इंजन यूज करने की परमिशन होती है। मतलब टीम्स के लिए चैलेंज सिर्फ स्पीड का नहीं, रिलायबिलिटी का भी होता है। MotoGP बाइक्स हर वीकेंड लगभग 600 किलोमीटर चलाई जाती हैं, जो सीजन के हिसाब से अराउंड 12,600 किलोमीटर बनता है। इसका मतलब है उन्हें एक ऐसा इंजन बनाना पड़ता है जो कम से कम उस डिस्टेंस का 1/7 हिस्सा अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर तक चले। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि हर सर्किट की इंजन डिमांड अलग होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में उस पार्ट में नहीं जा रहा। अब तुमने समझ लिया कि इंजन्स कैसे बनते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये पावर ट्रैक पर ट्रांसफर कैसे होती है। चलो देखते हैं टायर्स के बारे में। टीम्स अपने टायर्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। MotoGP का एक ऑफिशियल टायर सप्लायर होता है, इस केस में मिशेलिन हर एक टीम को हर रेस वीकेंड के लिए टायर सप्लाई करता है। उनके पास पूरा डेटा होता है कि किस राइडर ने किस टाइम पर कौन सा टायर यूज किया। मैं इस पॉइंट पर थोड़ी देर में आता हूँ। सीजन शुरू होने से पहले ही मिशेलिन टीम्स को बता देती है कि पूरे सीजन में वो कौन से टायर कंपाउंड्स यूज करने वाले हैं। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ट्रस्ट करो, इसका रीजन लॉजिकल है। मिशेलिन अलग अलग कंपाउंड्स डिजाइन करता है जो हर ट्रैक और वेदर कंडीशंस के हिसाब से परफॉर्म करे। जैसे मलेशिया और थाईलैंड जैसे ट्रैक्स का वेदर यूके से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए डिफरेंट टायर कंपाउंड्स वहाँ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अर्ली इन्फॉर्मेशन मिलने से टीम्स अपने सेटअप और प्लानिंग पहले से ही कर सकती हैं। हर टीम के पास अपना टायर एलोकेशन चूज करने का ऑप्शन होता है। एक रेस वीकेंड के लिए उनके पास टोटल 22 स्लिक टायर्स होते हैं, 10 फ्रंट और 12 रियर। ये टायर्स मिशेलिन के अलग अलग कंपाउंड्स में से चूज किए जाते हैं। रेस वीकेंड से पहले राइडर्स अपने फ्रंट टायर्स के लिए हार्ड, मीडियम या सॉफ्ट कंपाउंड में चूज कर सकते हैं। उन्हें हर कंपाउंड के मैक्सिमम 5 टायर्स मिलते हैं। रियर टायर्स के रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अब टीम्स सिर्फ 2 कंपाउंड से चूज कर सकती हैं, एक हार्डर कंपाउंड और एक सॉफ्टर कंपाउंड। हर राइडर के पास सिर्फ 5 हार्डर कंपाउंड और 7 सॉफ्टर कंपाउंड टायर्स होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, अगर वेदर खराब हो जाए तो क्या होता है? उसके लिए अलग वेट टायर एलोकेशन होता है। वीकेंड के लिए वेट टायर्स में 6 फ्रंट और 7 रियर टायर्स दिए जाते हैं। अब याद है मैंने कहा था कि मिशेलिन को पता होता है हर टायर किस राइडर के पास है। हर टायर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। ये टायर्स स्पेसिफिक राइडर को असाइन किए जाते हैं और मिशेलिन इन्हें रैंडम बैचेस में से पिक करता है ताकि सिस्टम फेयर रहे। एक बार टायर असाइन हो गया तो उसे टीम के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी टाइम MotoGP टेक्निकल डायरेक्टर चेक कर सकते हैं कि कौन सा टायर किस राइडर के पास है और उसे वेरीफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और ग्रिप बढ़ाने के लिए MotoGP टीम्स अब एरोडायनेमिक्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, जैसे विंगलेट्स और अलग एरो पैकेजेस। ये बाइक को ज्यादा एरोडायनेमिक ग्रिप देते हैं ताकि वो मैकेनिकल ग्रिप पर पूरा डिपेंड नहीं करे। एरो के भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में ये समझो, टीम्स लिमिटेड नंबर में ही एरो पार्ट्स ऐड कर सकती हैं और उनके डिजाइन का एक फिक्स्ड साइज लिमिट होता है। कोई भी मूवेबल एरो डिवाइस जैसे F1 का DRS सिस्टम यूज करना अलाउड नहीं है। इस वजह से कुछ बाइक्स का डिजाइन कभी कभी थोड़ा वियर्ड या अगली लग सकता है। सीजन के दौरान टीम सिर्फ एक बार अपना एरो पैकेज अपडेट कर सकती हैं। एरो डिजाइन तो हर कोई अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये MotoGP खुद से सप्लाई करता है। इसमें ECU और IMU जैसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। अब हमने बाइक, टायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ लिया, लेकिन एक और बड़ा सवाल बचा है। जब राइडर्स क्रैश करते हैं तो वो इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बाद भी कैसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
इसका जवाब है उनके सेफ्टी गियर। हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट जो राइडर यूज करते हैं उसे एक फिक्स होमोलोगेशन स्टैंडर्ड पास करना पड़ता है। अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करता तो उसे रेस में यूज करना अलाउड नहीं होता। इनमें उनके सूट्स, बूट्स, ग्लव्स और हेलमेट सब इंक्लूडेड होते हैं। ये सब आइटम्स हर राइडर के लिए कस्टम मेड होते हैं ताकि परफेक्ट फिट हो। क्रैश के टाइम ये मूव नहीं होते जिससे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है। इसी वजह से राइडर्स ज्यादा इंजुरीज के बिना क्रैश से बच जाते हैं। अगर तुम MotoGP और बाइक रेसिंग से रिलेटेड सब अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं और भी चीजें प्लान कर रहा हूँ जैसे स्ट्रीम्स, टेक्निकल ब्रेकडाउन्स और भी काफी कुछ। और अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब वापस चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हमें बाइक्स, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेफ्टी गियर कवर कर लिया, लेकिन अब सवाल यही है कि रेस वीकेंड एक्चुअली होते कैसे हैं। हर रेस वीकेंड के अंदर 3 मेन चीजें होती हैं, प्रैक्टिस, क्वालिफाइंग और रेस। मैं तुम्हें पूरा वीकेंड स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। सबसे पहले आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस राइडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो ट्रैक, बाइक और वेदर कंडीशंस के साथ कंफर्टेबल हो सके। अगर किसी राइडर ने इंजुरी या बाइक इशू की वजह से प्रैक्टिस मिस कर दी तो उसके लिए बाकी वीकेंड में परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिस होती कैसी है? फ्राइडे को 2 प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। प्री प्रैक्टिस 1 सुबह होता है 45 मिनट्स का ओपन सेशन। इसमें कुछ स्कोर या टाइमिंग का प्रेशर नहीं होता। ये मेनली टीम्स के लिए सेटअप एडजस्ट करने और राइडर को कंफर्टेबल बनाने के लिए होता है। फिर दोपहर में आता है 60 मिनट का टाइम प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन का रिजल्ट डिसाइड करता है कि राइडर्स कौन से क्वालिफाइंग सेशन में जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन नेक्स्ट पार्ट में सब क्लियर हो जाएगा। जब फ्राइडे का 60 मिनट टाइम प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाता है तभी अगली स्टेज होती है सैटरडे। क्वालिफाइंग 2 सेशंस में होती है, Q1 और Q2। जो टॉप 10 फास्टेस्ट राइडर्स फ्राइडे के टाइम प्रैक्टिस सेशन में होते हैं वो सीधे Q2 में चले जाते हैं और जो बाकी राइडर्स टॉप 10 के बाहर होते हैं उन्हें Q1 में कम्पीट करना पड़ता है। Q1 में राइडर्स ग्रिड के P13 और उसके नीचे के पोजीशन के लिए फाइट करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे अगर Q2 में सिर्फ 10 राइडर्स जाते हैं तो P13 से नीचे वाले पोजीशंस ही Q1 में क्यों डिसाइड होते हैं? सिंपल, क्योंकि Q1 के टॉप 2 राइडर्स को एक और मौका मिलता है Q2 में जाने का। मतलब Q1 के टॉप 2 राइडर्स Q2 में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां फिर से टॉप पोजीशंस के लिए फाइट करते हैं। जब Q1 और Q2 दोनों खत्म हो जाते हैं तब फाइनल स्टार्टिंग ग्रिड डिसाइड होती है जो दोनों रेसेस के लिए यूज होती है। अब चलते हैं स्प्रिंट रेस की तरफ। ये होती है वीकेंड की पहली रेस सैटरडे आफ्टरनून में। स्प्रिंट रेस बेसिकली रेस का हाफ वर्जन होती है। इसका डिस्टेंस भी रेस का हाफ होता है और पॉइंट्स भी हाफ मिलते हैं। सिर्फ टॉप 9 राइडर्स को पॉइंट्स मिलते हैं। 12 पॉइंट्स फर्स्ट पोजीशन के लिए और 9th पोजीशन तक पॉइंट्स 1 तक घट जाते हैं। स्प्रिंट रेस खत्म होने के बाद सैटरडे का दिन खत्म हो जाता है और फिर पूरा फोकस शिफ्ट होता है संडे के मेन इवेंट पर, यानी फीचर रेस। संडे के दिन राइडर्स एक और वार्म अप प्रैक्टिस सेशन करते हैं रेस स्टार्ट होने से पहले ताकि उन्हें ट्रैक और बाइक का फाइनल फील मिल जाए। जैसे ही वार्म अप खत्म होता है सब रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। सैटरडे के क्वालिफाइंग रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं संडे के फीचर रेस का स्टार्टिंग ऑर्डर। ये रेस फुल डिस्टेंस होती है और पूरे पॉइंट्स मिलते हैं। 25 पॉइंट्स फर्स्ट पोजीशन के लिए और 15 पोजीशन तक पॉइंट्स मिलते हैं जो 1 तक जाते हैं। अगर रेस के दौरान या स्टार्ट से पहले बारिश शुरू हो जाए तो राइडर्स अपनी स्पेयर बाइक पर स्विच कर सकते हैं जो पहले से वेट सेटअप में रेडी होती है। टीम्स के पास एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। वाइल्ड कार्ड सिस्टम सिंपल है, कोई टीम एक एक्स्ट्रा राइडर को एक पर्टिकुलर रेस में ग्रिड पर ला सकता है। इसका मेन पर्पस होता है टेस्टिंग और बाइक डेवलपमेंट। वाइल्ड कार्ड राइडर्स को रेस में कम्पीट करने का मौका मिलता है जिससे टीम अपना डेटा और बाइक सेटअप इंप्रूव कर सकती है। इसी वजह से कभी कभी तुम ग्रिड पर कुछ एडिशनल राइडर्स देखते हो। अब तुम सोच रहे होगे इतना सब कुछ होने के बाद ये सब सस्ता नहीं हो सकता। MotoGP चलाना बहुत महंगा होता है। MotoGP टीम्स के पास कोई फिक्स्ड बजट लिमिट नहीं होती। वो अपने हिसाब से जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। रेगुलेशंस उन्हें लिमिट नहीं करते, सिर्फ उनके खुद के फंड्स ही उनका लिमिट होते हैं। ये थोड़ा अनफेयर लग सकता है क्योंकि कुछ टीम्स के पास ज्यादा पैसा होता है और वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन MotoGP के पास एक स्मार्ट सिस्टम है जिससे सबको बैलेंस में रखा जाता है। इसे कहते हैं कंसेशन सिस्टम। 2024 से MotoGP ने कंसेशन सिस्टम को रिवाइज किया है। इसका पर्पस है मैन्युफैक्चरर्स को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर एडिशनल बेनिफिट्स देना या उनके लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करना। हर मैन्युफैक्चरर को एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, A, B, C या D। ये ग्रुपिंग पिछले सीजन के परफॉर्मेंस डेटा पर बेस्ड होती है। डुकाटी है कैटेगरी A, KTM और एप्रिलिया है कैटेगरी B, होंडा और यामाहा है कैटेगरी D। जितनी हाई कैटेगरी उतने कम बेनिफिट्स। लोअर कैटेगरीज को ज्यादा टेस्टिंग, इंजन चेंज और वाइल्ड कार्ड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस सिस्टम का मेन गोल है सब टीम्स को एक लेवल पर लाना ताकि रेसिंग और क्लोज और एक्साइटिंग हो। पिछले कुछ सालों में होंडा और यामाहा स्ट्रगल कर रहे थे तो ये कंसेशन सिस्टम उन्हें फिर से टॉप पर आने का मौका देता है और बस अब तुम MotoGP के एकदम प्रो बन गए हो। रिमेंबर, अगर तुम्हें MotoGP और रेसिंग से रिलेटेड सब अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि तुम फ्यूचर वीडियोस मिस
मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।